अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जूरिस टेल्स। तो जैसा कि आपको पता है, हमने जूरिस टेल्स के चैनल पर पाकिस्तान पीनल कोड की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम सेक्शन वाइज कवर करते जाते हैं पूरे कोड को। तो इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव कवर्ड टिल सेक्शन 21, जो कि चैप्टर 2 के ही सेक्शंस हैं, एंड in this video we are going to start from the section 22 और इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जो चैप्टर 2 है पाकिस्तान पीनल कोड का, वो कवर हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम देखते हैं कि सेक्शन 22 है जनरल एक्सप्लेनेशंस का, जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। वो कहता क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में हमें सेक्शन 22 में बताया गया है कि मूवेबल प्रॉपर्टी हम कहेंगे किसे। तो मूवेबल प्रॉपर्टी हम किसे कहेंगे? तो हम सारी जो कॉर्पोरियल चीजें हैं, किसी भी किस्म की कॉर्पोरियल चीजें, उन्हें हम मूवेबल प्रॉपर्टी कहेंगे। अब कॉर्पोरियल चीजें क्या होती है? कोई भी ऐसी चीज जो कि फिजिकल हो, मतलब हमें दिखाई दे, हम उसको टच कर सकें, या मतलब वो उसका कोई वेट हो, वो मैटर हो, तो उसे हम कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी कहेंगे। सारी कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी को हम मूवेबल प्रॉपर्टी की मीनिंग में लेंगे इस पीपीसी को पढ़ते वक्त। अब हमें एक्सेप्शंस भी बता दी गई हैं कि कौन सी कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी को हम मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं समझ सकते। तो 3 हमें एक्सेप्शन बताई गई हैं इसी सेक्शन के अंदर। पहली क्या है कि लैंड, जो आपकी जमीन है, उसको हम मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं समझ सकते। वो है तो कॉर्पोरियल, लेकिन उसको हम मूवेबल प्रॉपर्टी में मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में वो लैंड नहीं आती। देन हमारे पास है सेकंड एक्सेप्शन क्या है कि कोई भी ऐसी कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी जो कि अर्थ से अटैच्ड हो, तो उसको भी हम मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में वो भी नहीं आती। जो कोई भी ऐसी कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी अगर वो अर्थ से अटैच्ड है, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आती। एंड थर्ड एक्सेप्शन जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आती, वो है कोई भी ऐसी चीज जो कोई ऐसी चीज से अटैच्ड हो जो अर्थ से अटैच्ड हो। इसकी एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं? थर्ड एक्सेप्शन की हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? थर्ड एक्सेप्शन की हमारे पास एग्जाम्पल ऐसे है कि कोई फ्रूट ट्री है और उस ट्री में फ्रूट लगा है और वो ट्री जो है वो अर्थ से अटैच्ड है। अब यहाँ पर जो हमारे पास थर्ड एक्सेप्शन है, वो किसके बारे में बात कर रहा है? वो उस फ्रूट के बारे में बात कर रहा है जो कि ट्री से अटैच्ड है, और वो जो ट्री अर्थ से अटैच्ड है। तो वो जो फ्रूट अटैच्ड है अर्थ से, ट्री से, तो उसको भी हम मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं कंसिडर कर सकते। और सेकंड एक्सेप्शन की जो हमारे पास एग्जाम्पल है, वो क्या है कि कोई भी ट्री जो अर्थ से अटैच्ड हो, या कोई भी बिल्डिंग जो अर्थ से अटैच्ड हो, और लैंड तो हमें पता ही है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 23 पर, जो कि हमें रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस की डेफिनेशन बताता है। रॉन्गफुल गेन का मकसद क्या है? रॉन्गफुल गेन का मकसद कि किसी भी प्रॉपर्टी को गैर कानूनी तरीके से हासिल करना, जिसका वो कानूनी तौर पर हकदार नहीं है, तो उसे हम रॉन्गफुल गेन कहेंगे। रॉन्गफुल लॉस का मकसद क्या है? कि ऐसी प्रॉपर्टी को लॉस करना गैर कानूनी तरीके से, जिसका वो कानूनी तौर पर हकदार है, तो उसे हम रॉन्गफुल लॉस कहेंगे। अब हम रॉन्गफुल लॉस को पीपीसी में समझने के लिए इसकी लिटरल मीनिंग पर नहीं जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि रॉन्गफुल लॉस क्या होता है कि किसी भी पर्सन की जो है वो कोई भी पर्सन जो है वो लीगली एंटाइटल्ड होता है किसी प्रॉपर्टी का, मतलब वो प्रॉपर्टी का हकदार होता है, प्रॉपर्टी का ओनर होता है, और वो जो है किसी भी गैर कानूनी तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को खो देता है या लॉस कर लेता है, तो उसे हम रॉन्गफुल लॉस कहेंगे। तो रॉन्गफुल लॉस का मतलब सिर्फ खो देना नहीं है प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी तो खो नहीं सकती, ऑफ कोर्स। फॉर एग्जांपल, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो खो ही नहीं सकती। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो एक्सेप्शन है कि हाँ भाई वो खो सकती है। तो अब पीपीसी में इस रॉन्गफुल लॉस को समझने के लिए हमारे पास 2 एलिमेंट्स आ जाते हैं। अगर उन दोनों एलिमेंट्स में से कोई एक भी एलिमेंट अगर फुलफिल हो गया, तो रॉन्गफुल लॉस की जो है वो कमिटमेंट होगी। अब हमारे पास ये जो एलिमेंट्स हैं, ये हमें इसी सेक्शन के 3rd पैराग्राफ में हमें बता दिए गए हैं, जिसमें से हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है, दैट इज रॉन्गफुली केप्ट आउट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। तो रॉन्गफुली केप्ट आउट ऑफ एनी प्रॉपर्टी मतलब अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी है और आप जो है वो उसके कानूनी तौर पर उसके हकदार हो, तो अगर कोई भी इंसान जो है वो आपको उस प्रॉपर्टी में एक्सेस करने से या उस प्रॉपर्टी को यूज करने से रोकता है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट हुआ। तो उसकी मीनिंग क्या है? रॉन्गफुली केप्ट आउट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। देन हमारे पास सेकंड एलिमेंट है रॉन्गफुली डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी। तो सेकंड एलिमेंट की मीनिंग क्या है? कोई भी इंसान अगर फॉर एग्जांपल आपकी प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी आपसे छीन लेता है, मतलब सिर्फ एक्सेस करने से क्या मतलब, आपको
वो उसको लाइक पजेस कर लेते हैं, पोजीशन उसके पास आ जाती है उस प्रॉपर्टी की। तो उस अगर ये एक्ट भी कमिट होता है तो उस एक्ट को भी हम रॉन्गफुली लॉस कहेंगे या रॉन्गफुल लॉस कहेंगे। आफ्टर दैट वी आर हैविंग सेक्शन 24 जो कि हमें डिसऑनेस्टली की मीनिंग बताता है। तो यहाँ पर डिसऑनेस्टली की मीनिंग जो हम जनरल सेंस में समझते हैं वो नहीं समझी जाएगी। जनरल सेंस में हम क्या समझते हैं कि कोई भी ऐसा एक्ट जो फ्रॉडुलेंटली किया गया हो या धोखेबाजी से किया गया हो तो उसे हम डिसऑनेस्ट एक्ट कहेंगे, या कहेंगे कि दिस एक्ट इज डिसऑनेस्टली, या जो भी ये काम किया गया है डिसऑनेस्टली किया गया है। तो यहाँ पर पीपीसी में इसकी मीनिंग है कि कोई भी इंसान जो इंटेंशन के साथ किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी का रॉन्गफुल गेन करता है या इंटेंशन के साथ किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी को रॉन्गफुली लॉस करवाता है, उसे हम कहेंगे कि ये जो एक्ट है वो डिसऑनेस्टली किया गया है, या उसे हम डिसऑनेस्टली कहेंगे। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 25 पर जो कि फ्रॉडुलेंटली की मीनिंग बताता है। तो इसमें हमें यही बताया गया है कि कोई भी पर्सन जो है अगर वो इंटेंशन के साथ किसी को धोखा देता है, मतलब उसकी इंटेंशन प्योर धोखा देने की होती है, तो उस एक्ट को हम कहेंगे फ्रॉडुलेंटली। या किसी भी ऐसी चीज के होने का यकीन दिलाता है जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसे भी हम फ्रॉडुलेंटली कहेंगे। अब हमारे पास डिफरेंस आ जाता है डिसऑनेस्टली का और फ्रॉडुलेंटली का, कि डिसऑनेस्टली हम लाइक जनरल उसकी मीनिंग क्या है कि धोखा देना या डिसीव करना। फ्रॉडुलेंटली की मीनिंग क्या है वो तो लाइक हम पूरा वर्ड से ही क्लियर है कि वो भी धोखा देना, डिसीव करना। तो अब पीपीसी में इनका डिफरेंस क्या आ जाता है। पीपीसी में फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को इंटेंशन के साथ ऐसा फील करवाया जाए या धोखा दिया जाए, धोखे के थ्रू जो है वो उसकी प्रॉपर्टी को रॉन्गफुली गेन किया जाए या उसकी प्रॉपर्टी को रॉन्गफुली लॉस करवाया जाए, तो उसे हम डिसऑनेस्टली एक्ट कहेंगे। अगर किसी इंसान की प्रॉपर्टी को रॉन्गफुली गेन किया जाए या उसकी प्रॉपर्टी को रॉन्गफुली लॉस करवाया जाए विदाउट इंटेंशन ऑफ डिसीविंग देम, तब भी जो है वो एक्ट डिसऑनेस्टली ही कहा जाएगा। पर अगर किसी भी एक्ट में ये इंटेंशन इन्वॉल्व हो जाती है कि उसके साथ हमने धोखा करना है, तब जो है वो एक्ट फ्रॉडुलेंटली कंसिडर किया जाएगा। सो दोनों में फर्क जो है वो इंटेंशन टू डिसीव का ही है। फ्रॉडुलेंटली में जो है वो इंटेंशन टू डिसीव इज मस्ट, बट डिसऑनेस्टली में इंटेंशन टू डिसीव अगर है और अगर नहीं भी है तब भी जो है वो एक्ट डिसऑनेस्टली ही कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है, अगर आपने किसी की प्रॉपर्टी को रॉन्गफुली गेन किया है या किसी की प्रॉपर्टी को रॉन्गफुली लॉस करवाया है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 26 पर जो कि रीजन टू बिलीव के बारे में बताता है। तो रीजन टू बिलीव की जो लिटरल मीनिंग है, उसकी लिटरल मीनिंग क्या है कि यकीन करने की वजह। तो इस सेक्शन में हमें यही बताया गया है कि अगर किसी इंसान के पास कोई भी ऐसा सफिशिएंट कॉज है या सफिशिएंट रीजन है जिसकी बिना पर हम उसकी बातों पर या उसकी स्टेटमेंट्स पर बिलीव करें, तो हम कहेंगे कि इस इंसान के पास क्या है, रीजन टू बिलीव है। अब हमारे पास इस लाइक सेक्शन को समझने के लिए हमारे पास जो है वो क्रिमिनल लॉ के अंदर 2 वर्ड्स आ जाते हैं, जो उसमें से फर्स्ट वर्ड है दैट इज बिलीव एंड द अदर वर्ड इज सस्पेक्ट। तो बिलीव जो है वो मोर स्ट्रोंगर है देन दी वर्ड सस्पेक्ट। अब हम एक सिचुएशन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान की प्रॉपर्टी चोरी हो गई है, वो बिलीव मतलब उसको मिल नहीं रही है वो प्रॉपर्टी उसकी, और वो बिलीव करता है कि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो चोरी हो गई है। अब वो जिस बात पर बिलीव कर रहा है, मतलब उसने फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट दे दी है कि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो चोरी हो गई है। अब उसकी प्रॉपर्टी चोरी तो हुई है, तो उस बात को यकीनी बनाने के लिए वो क्या देगा, वो रीजंस देगा। तो उसके जो है वो रीजंस वैलिड होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए, कि दूसरे जो है वो उसकी स्टेटमेंट को सुन रहे हैं लाइक, तो वो उन लॉजिकल रीजंस को जो है वो एक्सेप्ट कर सके, लाइक उनके सेंसेस जो है वो उन रीजंस को एक्सेप्ट करे और ये कहें कि हाँ ये जो रीजंस दे रहा है ये वैलिड है और इन रीजंस की बिना पर जो है इसकी प्रॉपर्टी वाकई में चोरी हुई है। अब हमारे पास सेकंड जो है वो सिचुएशन आ जाती है। सेकंड सिचुएशन क्या है कि कोई भी इंसान, अब उसकी भी यही सिचुएशन है कि उसकी प्रॉपर्टी उसे मिल नहीं रही है और वो कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी चोरी हो गई है, बट उसके पास जो है वो रीजंस है वो वैलिड नहीं है, या रीजंस वो इलॉजिकल रीजंस दे रहा है कि मैंने उसको देखा नहीं तो मुझे लग रहा है ये चोरी हो गई है। तो
इस रीज़न पर तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि वाकई में जो इसकी प्रॉपर्टी चोरी हुई है। तो रीज़न टू बिलीव कि हमारे पास यहाँ पर मीनिंग क्या आ गई कि किसी भी इंसान के पास ऐसे लॉजिकल और वैलिड रीजंस होने चाहिए उसकी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, तभी हम कहेंगे कि इस इंसान के पास रीज़न टू बिलीव है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 27 पर, जो कि प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट के बारे में बताता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी भी इंसान की प्रॉपर्टी या किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी जो है वो उसकी वाइफ या उसका क्लर्क या उसका कोई भी सर्वेंट जो है वो होल्ड कर रहा है उसके बिहाफ पर, तो वो प्रॉपर्टी होल्ड करने से जो है उनकी नहीं हो जाएगी, उसी इंसान की रहेगी जिसके बिहाफ पर जो है वो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं। अब इसी सेक्शन की एक्सप्लेनेशन में हमें ये भी बता दिया गया है कि इस सेक्शन के अंदर जो क्लर्क और सर्वेंट हैं, तो इन क्लर्क और सर्वेंट की जो डेफिनेशन में या मीनिंग में वो क्लर्क और सर्वेंट भी आ जाते हैं जिनको टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए जो है वो अपॉइंट किया गया है या एम्प्लॉय किया गया है, और उस टेम्पररी टाइम पीरियड में उनके पास जो है अपने मास्टर की किसी भी प्रॉपर्टी की पोजीशन है। तो अगर अपने मास्टर की किसी भी प्रॉपर्टी की पोजीशन है तो वो प्रॉपर्टी भी उनकी नहीं हो जाएगी, वो प्रॉपर्टी उसी मास्टर की ही रहेगी। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 28 पर, जो कि काउंटरफीट के बारे में बता रहा है। तो काउंटरफीट की अगर हम जनरल मीनिंग देखें तो उसकी जनरल मीनिंग क्या है? फेक या फोर्ज्ड। अब इस सेक्शन में क्या बताया गया है कि कोई भी इंसान अगर वो किसी एक चीज को दूसरी चीज से रिजेंबल करता है या रिजेंबलेंस करवाता है, और उसकी इस रिजेंबलेंस का मकसद क्या है? उसकी इस रिजेंबलेंस का मकसद किसी को धोखा देना है, इंटेंशनली धोखा देना है, तो उसे हम कहेंगे कि काउंटरफीट बंदा है, या उस इंसान को हम कहेंगे कि काउंटरफीट। या अगर कोई इंसान किसी एक चीज को दूसरी चीज से रिजेंबल करवा रहा है, उसकी इंटेंशन जो है वो धोखा देने की नहीं भी है, बट उस रिजेंबलेंस से क्या हो सकता है, आगे जाके धोखा हो सकता है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे? उस इंसान को भी हम, उस पर्सन को भी हम काउंटरफीट कहेंगे। यहाँ पर पर्सन पर मैंने एम्फसाइज इस वजह से किया क्योंकि द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स आर्टिफिशियल एंड नेचुरल पर्सन दोनों, इस वजह से। अब हमने जो काउंटरफीट की एक्सप्लेनेशन देखी है, इसकी एक्सप्लेनेशन को देख के हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि काउंटरफीट का पीपीसी में क्या काम, काउंटरफीट की जो भी एक्सप्लेनेशन में बताई गई है ये पीपीसी से रिलेटेड तो है नहीं, या अगर है भी तो हमें समझ में नहीं आ रही। ये क्वेश्चन अराइज होता है या ये कंफ्यूजन क्रिएट होती है माइंड में। तो इसका आंसर क्या है कि काउंटरफीट जो है ये कहाँ पर यूज होता है? जहां पर कॉइन से रिलेटेड ऑफेंसेस होते हैं पीपीसी के अंदर। कॉइन से रिलेटेड ऑफेंसेस कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ओरिजिनल करेंसी है जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बनाई है, दूसरी मेरे पास नकली करेंसी है जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नहीं बनाई, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट सेम उस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की करेंसी जैसी है, और मैं जो है किसी एक इंसान को मुझे जो है वो करेंसी ट्रांसफर करनी है, और मैं उसे कहती हूँ कि ये जो नोट मैंने तुम्हें दिए हैं या ये जो कॉइन्स मैंने तुम्हें ये दिए हैं ये बिल्कुल असली हैं, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से ही जनरेट किए गए हैं, तो मैं तुम्हें जो नोट दे रही हूँ वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ही नोट्स हैं। तो वो उन नोट्स के स्ट्रक्चर को या नोट्स को देखते ही वो समझ जाएगा, या करेंसी को देखते ही वो समझ जाएगा कि हाँ भाई ये जो मुझे दे रहा है, ये सारे नोट्स या दे रही है ये ओरिजिनल है, ये नकली नहीं है। तो अब मैंने रिजेंबलेंस करवाई, और किस इंटेंशन से करवाई? धोखे देने की इंटेंशन से। तो मैं क्या हुई? मैं काउंटरफीट हुई, या ये जो एक्ट हुआ इस एक्ट को हम क्या कहेंगे? इस एक्ट को हम काउंटरफीट कहेंगे। अब इसी सेक्शन के अंदर हमें दो एक्सप्लेनेशंस दे दी गई हैं इस सेक्शन के हवाले से। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या है कि ये जरूरी नहीं है काउंटरफीटिंग के लिए कि आप जो है वो पूरी रिजेंबलेंस करो, मतलब आपकी जो रिजेंबलेंस है वो परफेक्ट होनी चाहिए। मतलब आपका जो फॉर एग्जांपल अगर हम करेंसी की एग्जांपल ले लेते हैं तो आपकी जो करेंसी एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए दूसरी करेंसी से। अगर वो थोड़ी सी भी सेम है तब भी हम उसको काउंटरफीट के जुमरे में ही लेंगे। और सेकंड एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है? सेकंड एक्सप्लेनेशन कह रही है कि अगर
कोई भी इंसान जो है वो किसी भी एक चीज को दूसरी चीज से रिजेंबल करवाता है, और पर उसकी इंटेंशन जो है वो डिसीव करने की नहीं है, उसकी इंटेंशन डिसीव करने की नहीं है, बट आगे जाके जो है वो धोखा हो सकता है किसी के साथ भी उसके इस एक्ट की वजह से, उसकी इस रिजेंबलेंस की वजह से, तो उस एक्ट को भी हम काउंटरफीट के जुमरे में ही लेंगे। अब हमारे पास है सेक्शन 29 जो कि डॉक्यूमेंट के बारे में बताता है कि डॉक्यूमेंट है क्या, या डॉक्यूमेंट हम किससे कहते हैं। तो सेक्शन 29 में हमें यही बताया गया है कि कोई भी ऐसा मैटर जिस पर रिटन वर्क किया गया हो, या जिस पर जो है वो लेटर्स, फिगर्स या मार्क्स बनाए गए हों, जिन्हें हम एविडेंस के तौर पर यूज कर सकते हैं, उसे हम डॉक्यूमेंट कहेंगे। अब उस मैटर्स में कोई भी चीज आ जाती है जो वेट होल्ड करती हो, या जो कॉर्पोरियल हो। फॉर एग्जाम्पल स्टोन्स, टाइल्स, दीवार, कुछ भी, ये सारी चीजें जो है वो मैटर में आ जाती हैं। अगर इन चीजों पर कुछ भी फिगर्स, लेटर्स या मार्क्स या कोई भी चीज लिखी गई है और उस लिखी हुई चीज को हम एज एविडेंस यूज कर सकते हैं, तो उसे हम डॉक्यूमेंट कहेंगे। अब हमारे पास इस सेक्शन की 2 एक्सप्लेनेशंस आ जाती हैं जो कि हमें पीपीसी में प्रोवाइड की गई हैं, जिसमें जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है उसमें हमें बताया गया है कि कोई भी मैटर जिस पर कोई भी रिटन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है और उस रिटन इन्फॉर्मेशन को एज ए एविडेंस यूज किया जा रहा है, तो उसकी क्रिएशन से या उसकी उसके उस मैटर पर वो कैसे लिखी गई है, तो उसके कैसे लिखने से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वो लिखी हुई है और उसको एज ए एविडेंस यूज किया जा रहा है, दैट्स इनफ। इसी एक्सप्लेनेशन में हमें ये भी बताया गया है कि अगर जो है वो कोई भी ऐसा मैटर जिस पर रिटन इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, वो लेटर्स, फिगर्स या मार्क्स की सूरत में, जिसकी भी सूरत में लिखी गई है और वो रिटन इन्फॉर्मेशन है, उसको एज एविडेंस पेश किया जा रहा है किसी भी केस में, तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि उसको एविडेंस के लिए ही बनाया गया हो या एविडेंस के लिए ही वो रिटन इन्फॉर्मेशन किसी भी मैटर पर लिखी गई हो। अगर वो एविडेंस के लिए किसी भी मैटर पर इन्फॉर्मेशन नहीं भी लिखी गई है, मतलब इस इंटेंशन के साथ कि ये एज एविडेंस हम किसी के भी केस में जो है पेश करेंगे इन फ्यूचर, तब भी जो है उसको हम एज एविडेंस पेश कर सकते हैं, तो उसे हम डॉक्यूमेंट कहेंगे। नाउ वी आर हैविंग सेक्शन 30 जो कि इस लेक्चर का लास्ट सेक्शन है। तो सेक्शन 30 के अंदर हमें वैल्यूएबल सिक्योरिटी के बारे में बताया गया है कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी पीपीसी के अंदर हम किसे कहेंगे। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी हम किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स को कहेंगे या किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट को कहेंगे जो लीगल राइट क्रिएट करता हो, ट्रांसफर करता हो या एक्सटेंड करता हो, या किसी भी पर्सन के ऊपर लीगल लायबिलिटीज जो है वो इम्पोज करता हो, तो उस ऐसे डॉक्यूमेंट को हम कहेंगे वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब इसके अंदर हमें एक इलस्ट्रेशन भी दी गई है जिसके अंदर एक बिल ऑफ एक्सचेंज की एग्जांपल दी गई है। फॉर एग्जांपल एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसका जो ड्रावर है वो उसकी इंडोर्समेंट कर देता है, वो इंडोर्समेंट करके उसके बैक पर साइन कर देता है। तो इस इंडोर्समेंट में वो क्या कर रहा है, वो इंडोर्समेंट में जो लीगल राइट्स है वो ट्रांसफर कर रहा है। अपने जो लीगल राइट्स है वो अपने से होकर किसी दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है। तो इस डॉक्यूमेंट को भी हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी कह सकते हैं। अब वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो है वो दो टाइप्स के वर्क करता है, लाइक 2 चीजों में काम आता है। उसको एज अ एविडेंस भी यूज किया जा सकता है या उसको एज अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी यूज किया जाता है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी कैसे कि वो लीगल राइट क्रिएट कर रहा होता है, लायबिलिटीज या लीगल लायबिलिटीज इम्पोज कर रहा होता है, तो ऐसे टाइप के डॉक्यूमेंट को हम कहेंगे वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए अल्लाह हाफिज। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।